स्वागत है आपका एक बार फिर से द एक्सपीरियंस मैटर्स के नए एपिसोड में। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ये बहुत ही ज्वलनशील टॉपिक है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जो आजकल चल रहा है। जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसकी वजह से जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जो दोबारा से खटास आई है और जो दोबारा से जिसने सेंटर स्टेज ले लिया है वर्ल्ड मीडिया और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, आज हम उसी के ऊपर बात करना चाहते हैं। हालांकि हम सब ने टीवीज़ पे, न्यूज़ चैनल में हर जगह ये देखा है कि क्या पाकिस्तान कर रहा है, क्या भारत कर रहा है। बट थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस वन पर्सन हु सीन दीज थिंग्स इन द फ्रंट लाइन, जिन्होंने ये मिलिट्री में सर्व किया है और ये चीज़ें बहुत नज़दीक से देखी हैं, भारत पाक की टेंशन। और उनसे अच्छा कोई आई थिंक स्पीकर नहीं हो सकता इस टॉपिक के लिए, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ मिलिट्री में सर्व किया है, ही इज़ अ डेकोरेटेड ऑफिसर इन द मिलिट्री, बट ही ऑल्सो रन्स हिज ऑन रिस्क एडवाइजरी फर्म, जो कॉरपोरेट्स को एडवाइस देते हैं, सिक्योरिटी को लेके एडवाइस देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो उन्होंने दोनों पहलुओं को बहुत नज़दीक से देखा है। तो आइए स्वागत करते हैं कर्नल समरेंद्र मोहन कुमार सर का। सर स्वागत है। थैंक यू। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज कर्नल सैम। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू द शो। तो सर, जैसे आपने ये चीज़ें चली रही हैं एंड यू आर दी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट इन दिस फील्ड्स, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फर्स्ट प्लेस पे क्या हो रहा है, मतलब व्हाई दिस हैज़ हैपेंड आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। सो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, ऑफ मिलिट्री, ऑफ जियोपॉलिटिक्स। सो हम कोशिश कर रहे हैं, हमने हमारी अपनी एनालिसिस देंगे। सो सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, the views are personal, so they don't reflect those of my company. So of course, as a career soldier, I had some experience as a founder of a risk advisory firm, advising some of the world's most famous organizations. So we give out our own advice on how it impacts businesses. Absolutely. So we'll be happy to share whatever we can share in the public domain. Sure sir, sure. Thank you for that. बट सर मेरा, तो आपको कौन सी भाषा, हिंदी में रखें या इंग्लिश में, या इट विल बी कॉमन सर। ओके, दोनों भाषा रहेंगी, सो दैट लार्जर ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो वैसे ही हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को समझ में आना चाहिए, हमारी आवाज़ उन तक पहुँचनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने बताना है कि हमारी आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं आप तक। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये कैसा लगा एपिसोड। तो सर शुरू करते हैं कि आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, जो हुआ है, व्हाट इज़ दैट। पहले तो बेसिक से आप, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड सर। सो 22 अप्रैल को पहलगाम एक जगह है, ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस इन कश्मीर, मैं वहाँ कई बार जा चुका हूँ। सो पूरे भारत से और आसपास के देश से, पूरे दुनिया से लोग वहाँ रखे थे। टूरिज़्म, कश्मीर में टूरिज़्म बहुत बढ़िया चल रहा था, और 4 या 5 टेररिस्ट आए वहाँ। allegedly they were from Pakistan. They segregated people. They asked them to recite a verse of Quran, those who couldn't. So 26 people, all males, non-Muslims, they were segregated and shot at point blank range. Now our hearts go out to the families, who lost their dear ones, wives who lost their husbands, sons and daughters who lost their fathers. So and we also, there's an opportune moment also to remember our soldiers, air warriors, sailors who have made the supreme sacrifice in the line of duty, and the veterans for their service to the nation. So this is an opportune moment. तो जब ये अटैक हो गया, this heinous crime, it drew a lot of condemnation. इतना fierce condemnation था पूरे देश में. It brought all people across all religions, regions together. और सबसे ज़्यादा इसका बैकलैश जम्मू कश्मीर में था. इतना ज़्यादा बैकलैश हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द रेसिस्टेंस फ्रंट, राइट, ये लश्कर तोयबा आपने सुना होगा, ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन के सैंक्शंस लिस्ट पर है। इनका भारत के कई पुराने आतंकी हमलों में इनका रोल रहा है। ये वही है जिन्होंने डैनियल पर्ल का मर्डर किया था, अमेरिकन सिटीजन, और काफ़ी दुनिया में ये चैंपियन रहे हैं, बहुत जगह इन्होंने किया है टेररिस्ट अटैक। सो टीआरएफ, इतना फियर्स कंडेमनेशन था कि पहले इन्होंने क्लेम किया कि हमने लिया है, और 2-3 दिन के बाद इस क्लेम को विड्रॉ कर लिया। सो मोटे तौर पर ये हुआ है। अब इसके पीछे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो बताइए। हाँ, यही जानना था। मतलब सवाल मेरा ये था कि सर, बहुत से लोगों के मन में कि ये टारगेटेड अटैक, आतंकवादी हमले पहले भी हुए हैं सर, बट ये जो टारगेटेड अटैक हुआ है कि सिर्फ
पुरुषों को गोली मार दी और हिंदू को ही गोली मार दी, इसका मोटिव क्या हो सकता है इसके पीछे सर? इसको थोड़ा हम दूर चलते हैं जी, भारत से अलग चलिए, पाकिस्तान में चलते हैं। तो वहाँ आपको मालूम होगा कि मिलिट्री प्लेज एन आउटसाइज्ड रोल इन पॉलिटिक्स। करेक्ट, ठीक है ना, बहुत अहम रोल होता है पाकिस्तान में मिलिट्री का। तो पाकिस्तान की मिलिट्री बड़ी अनपॉपुलर हो रखी थी। क्यों? क्योंकि पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर थे इमरान खान, उनको इन्होंने डिस्क्रेडिटेड फोर्सेस, पीपीपी, पीएमएल नवाज, इनके साथ मिलके ज्वाइन करके इमरान को हटा दिया, उसके बाद उसको जेल में डाल दिया। सो लोगों के बीच में बड़ी रंजिश थी इस बात को लेकर। इलेक्शंस हुए, बड़े रिग्स से थे, उनकी पार्टी को हटा दी, फिर भी मेजॉरिटी में थे, तो फिक्स मैच की तरह था इलेक्शन। उसके अलावा इकोनॉमी देखें तो एकदम लगातार नीचे की ओर जा रही है। मतलब भारत की 1/10 हो गई है साइज। आई में बेल आउट टू बेल आउट रहते हैं, बेल आउट बंद हो जाए तो फिर इनकी मतलब खाने पर लाले पड़ जाएंगे लोगों के। एंड अगर देखेंगे सिक्योरिटी साइड में इनकी बड़ी बहुत हालत खस्ता कर रखी है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने, अपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन सब ने, सो लगातार जाफर एक्सप्रेस की आपने देखी टेलीविजन पर, किडनैपिंग और ये सब। सो पूरा हालत बहुत ख़राब था। अगर भारत की साइड में देखें तो कश्मीर में 2019 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से उसको 2 भाग में कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख और यूनियन टेरिटरी सेंट्रल रूल में था। सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होने लग गया था, टूरिस्ट वापस आने लग गए थे, नॉर्मल सी हो गई थी। और कश्मीर वाज अ फॉरगॉटन कॉज दुनिया में, दुनिया का ध्यान वहाँ से हट गया था। करेक्ट। और दुनिया में वैसे भी बहुत कुछ हो रही है, ठीक है ना। पीपल हैव अदर थिंग्स टू वरी अबाउट, नेशंस हैव अदर थिंग्स टू वरी अबाउट। सो ऐसे हालत में पर्सनैलिटीज मैटर। सो वहाँ आसिम मुनीर साहब को कुछ लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा अपनी वापस इमेज वापस लाने के लिए, दुनिया का ध्यान कश्मीर पर वापस करने के लिए, भारत को जो उनकी स्ट्रैटेजी है टू ब्रीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, उसके सो भारत को बैकफुट पर लाने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है उन्होंने प्लॉट किया। और ही इज़ वन ऑफ द फ्यू गाइज हु बिकेम ए चीफ, हु वाज आल्सो आईएसआई चीफ। उनको इमरान खान ने सैक कर दिया था, लेकिन वो वापस कुछ, ये शतरंज का खेल है। इमरान अब जेल में हैं, वो फील्ड मार्शल बन गए। राइट, अब खुद से अपना एक प्रमोशन आ गया उसमें। जी, तो थैंक यू सर फॉर दिस बैकग्राउंड। मैं जानना चाहता हूँ कि सर जो इंडिया जो रिटेलिएटरी अटैक्स करता है, इसका कितना इम्पैक्ट जाता है? इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका इम्पैक्ट कितना है? बिकॉज आपने देखो बालाकोट भी एक हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक है, उसके बावजूद भी एक अटैक हुआ है। क्या इसका मतलब ये है कि जो रिटेलिएट करते एक तो नेशन में, पूरे अपने नेशन में एक नेशनलिज्म का एक वो करना, लोगों में बताना, या एक कोई पॉलिटिकल इसको गेन करना है? क्या इसका मोटिव? वाई थोड़ा इतिहास में ले लेते हैं जी। सो ले लें इतिहास में। बिल्कुल बिकॉज सो भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में जब दोनों देश आज़ाद हुए थे, तब से लेके 4 बार बड़ी बड़ी जंग हो चुकी है। करेक्ट। सो 47-48 में हुई थी, 1965 ऑफ जिब्राल्टर, 1971 जहाँ पर कि ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी थी, और 93,000 उनके सोल्जर्स ने सरेंडर प्रिजनर ऑफ वॉर लिया था। अगले साल शिमला एग्रीमेंट के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल एक तरह से सैंक्टिफाइड हो गया। दोनों नेशंस ने बोला हम अपने जो भी डिफरेंसेस हैं वो बायलैटरली सेटल करेंगे। 93,000 उनके प्रिजनर्स हमने लौटा दिए उनको। सो 71 था। उसके बाद 1999 में आपने देखा होगा उनके लोग घुस आए थे लाइन ऑफ कंट्रोल पर। इंडिया हैड टू लॉन्च ऑपरेशन विजय टू एविक्ट देम। उस समय भी हमने स्ट्रेटजिक रेस्ट्रेंट दिखाया था कि एक तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं क्रॉस किया हमारे लैंड फोर्सेज, एयर फोर्सेज ने, और पाकिस्तान को बाहर निकाला वहाँ से। और अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था ऑपरेशन विजय में हमारी जीत हुई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2001 में उन्होंने पार्लियामेंट पर अटैक किया था। एंड उसके बाद हमने ऑप पराक्रम, इंडिया मोबिलाइज इट्स फोर्सेस पराक्रम में हम लोग सब उस समय फौज में थे। एंड देन 2008 में मुंबई में आपने देखा होगा वेरी टेलीवाइज टेरर अटैक। हमने अहमद कसाब को पकड़ लिया था, पाकिस्तानी सिटीजन था, और डोजियर आफ्टर डोजियर हमने बनाए दिया पाकिस्तान को। आज तक एक भी बंदा कन्विक्ट नहीं हुआ है पाकिस्तान में। जब मोदी जी आए 2014 में तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम पुराने डिफरेंसेस को भूलते हैं, दोस्ती करते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया था। उसके बाद एक बार अफगानिस्तान से वापस आ रहे थे तो सरप्राइज में नवाज शरीफ के बर्थडे के दिन और उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी थी, वहाँ पहुँच गए उनके यहाँ, सरप्राइज विजिट। हाँ, तो पाकिस्तान ने कैसे उनको उसका रेसिप्रोकेट किया? पठानकोट एयरबेस पर टेरर अटैक कर दिया।
मोदी जी ने अभी भी गिव अप नहीं किया था। उन्होंने नवाज शरीफ को बोला आप अपने बंदे भेजिए इन्वेस्टिगेटर्स। इंडिया ओपन इट्स एयरफोर्स बेस, आईएसआई के लोग, पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटर्स आए वहाँ। उन्होंने क्या बोला कि भारत ने खुद ही अपने बेस पर अटैक कर दिया है। भाई कम ऑन, आई मीन यू हैव टू डू बेटर देन दैट यार। इससे थोड़ी अच्छी स्टोरी लगानी पड़ेगी। 2016 में आपने देखा होगा, फिर सॉरी 2015 में सितंबर में उड़ी अटैक हुआ। एंड उसके बाद आपने देखा होगा कि भारत ने क्रॉस LC सर्जिकल स्ट्राइक्स किया। हमारे स्पेशल फोर्सेज एंड ग्राउंड फोर्सेज ने स्ट्राइक किया, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय किया। और भारत ने पहली बार एक्नॉलेज किया कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस किए, पार जाकर स्ट्राइक किया है टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। 2019 में अगर आप देखेंगे इलेक्शंस के जस्ट पहले टेररिस्ट अटैक हुआ था पुलवामा में। या हमारे करीब 42 CRPF सोल्जर्स शहीद हुए थे। सो उस समय मोदी जी के ऊपर बहुत प्रेशर था। सो पहली बार आर्मी ने हमने आर्म फोर्सेज ने LC ब्रीच किया था। सेकेंड टाइम हमने IB ब्रीच किया और जाके हमने बालाकोट में अपने एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया। ठीक है। सो ये कंटिन्यूसली भारत कन्वेंशनल स्पेस को एक्सपैंड कर रहा है। और इस बार जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, आप सबने टेलीविजन पर देखा सुना, तो प्रिसाइज टारगेटेड अटैक था। टेररिस्ट लॉन्च पैड्स, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिस्ट हेडक्वार्टर, राइट, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर थे, पंजाब के अंदर, मुरीद के, हाँ, उनका स्ट्रेटेजिक और कल्चरल हार्टलैंड है पंजाब। पंजाब इज जस्ट नॉट अनदर प्रोविंस इन पाकिस्तान। सो मुरीद के और भावलपुर में आपने देखा होगा जो जैश ए मोहम्मद और LT के हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और लॉन्च पैड्स हैं। सो उसके ऊपर प्रिसाइज टारगेटेड अटैक स्टैंड ऑफ वेपन्स के साथ हुआ था और एक बिल्डिंग धराशायी हो गया, उसके आसपास कोई डैमेज। ये रात को किया गया था अटैक ताकि कोई सिविलियन कैजुअलिटीज़ ना हो। भारत ने उनको बताया कि भाई हमने कोई भी मिलिट्री फोर्सेस, गवर्नमेंट फोर्सेस और सिविलियन टारगेट्स नहीं स्ट्राइक किए हैं। राइट, ठीक है। सो इससे ज़्यादा हम रेस्ट्रेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उन्होंने कुछ रिटेलिएट किया, हमने और एस्केलेट किया, उन्होंने काउंटर एस्केलेट किया। 10 तारीख को हमने 11 एयर बेसेस को टारगेट किया, जिसमें नूर खान, रहमियार खान, एक एयरफोर्स बेस चकलाला जो कि उनके GHQ रावलपिंडी में है, जनरल हेडक्वार्टर्स, उसके 1.5-2 किलोमीटर दूर है वहाँ से। एंड इसके अलावा एक सरगोदा जो उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसके नज़दीक एयर बेस। यू कैन सी द क्रेटर्स एंड जो एयर अटैक में। सो दिस वाज अ वेरी वेरी पावरफुल स्ट्राइक। और US भी काफ़ी अलार्म्ड हो गया। मार्को रूबियो दोनों से बात कर रहे हैं, उनके ट्विटर हैप्पी प्रेसिडेंट, उन्होंने तुरंत ट्रम्प साहब ने बता दिया हमने लोगों के बीच कर दिया है। सो बेसिकली पाकिस्तान के DGMO कॉल्ड इंडियन DGMO कि भाई हम सीज़ फायर चाहते हैं। इंडियन DGMO ने बोला ओके, 5 बजे शाम में 1700 आवर्स सीज़ फायर हो गया। थोड़ी सीज़ फायर वायलेशंस हुई और फिर अब स्टेबल हो गया। तो अभी थोड़ा सा मतलब यू कैन से नो वार नो पीस है, लेकिन अभी बेसिकली 2.5 वीक हो गया, तो अभी तक तो शांति है वहाँ। सर, इस चीज़ को लेकर, इस अटैक को लेकर बहुत सारे स्पेकुलेशन भी हैं लोगों की। मतलब न्यूज़ में अलग अलग तरीके के लोगों के व्यूज़ भी आ रहे हैं, जो आर्टिकल्स आ रहे हैं रिगार्डिंग चाइना एंड ताइवान। चाइना का देखिए, लोगों को ये कहना है कि चाइना पाकिस्तान नेक्सस, तो चाइना का रोल पहले ले लेते हैं। सो नंबर 1, पाकिस्तान का 82% डिफेंस इंपोर्ट्स चाइना से आता है। और चाइना जितना टोटल एक्सपोर्ट करता है उसमें से 50% केवल पाकिस्तान को जाता है। सो इट्स और चाइना जब देता है तो 2 फायदे होते हैं। एक तो उसको पैसे मिलते हैं, करेक्ट। दूसरा, इट हेल्प्स इंडिया पिन डाउन, विच इज अ स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी ऑफ चाइना, राइट। सो उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं। लेकिन अगर 1-2 चीज़ें देखेंगे, चाइना नहीं चाहता कि टेरर अटैक हो, बिकॉज उनका खुद का बहुत इन्वेस्टमेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। न्यूक्लियर एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, शांति से उनके खुद के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन लड़ाई में चाइना ने जरूर उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया, इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया, उनके सैटेलाइट्स हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में सपोर्ट किया। हाँ, चाइनीज़ AD नेटवर्क्स इतना अच्छा नहीं मतलब परफॉर्म कर पाए, बिकॉज इंडिया के मिसाइल्स वगैरह ने बहुत टारगेटेड स्ट्राइक करके ना, बहुत इंटेंस AD इन्वायरमेंट था, पूरी दुनिया की नज़र यहाँ थी। बिकॉज पहली बार 2 बड़े पावरफुल प्रोफेशनल आर्मीज लड़ रहे हैं, चाइनीज़ वेपन सिस्टम्स थे। तो शुरू में तो मिस इन्फॉर्मेशन उन्होंने कर दिया कि हम चाइनीज़ वेपन्स ने बहुत अच्छा किया है, नैरेटिव को पूरा हाईजैक करके ले गए
ठीक है ना। बट ऐसे ऐसे क्या कैसे करते हैं सर? पूरा आपको पूरा टीवी पे दिख रहा है, पूरी विजुअल्स दिख रहे हैं, उसके बाद भी आप एक सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे? यार ऐसा होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि आजकल ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान एक्सपर्ट हैं। सो टाइमलाइन लेते हैं कि 7 तारीख को हमने टारगेटेड अटैक किया और सारे टारगेट्स हिट हुए, ठीक है ना, इंटेंस एडी एनवायरनमेंट के बावजूद। करेक्ट। तो पूरी दुनिया की डिस्कशन यहाँ होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान ने तुरंत सफेद झूठ बोल दिया कि हमने भारत के हवाई जहाज कर दिए हैं। उन्होंने वेस्टर्न मीडिया में एक बड़ी फ्लॉ होती है, उसको बड़ी खामी है, उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया कि दे प्रायोरिटाइज स्पीड ओवर एक्यूरेसी। उनको जो स्टोरी मिल जाए जल्दी ले, तो उन्होंने स्टोरी दे दी। उन्होंने स्टोरी को डाइवर्ट करके ले गए कि भाई वी हैव शॉट डाउन इंडियन एयरक्राफ्ट, चाइनीज जेट अभी फ्रेंच जेट से, वेस्टर्न जेट से इक्विपमेंट अच्छा कर रहे हैं। पूरी स्टोरी को वहाँ ले गए। 8 घंटे तक हमने कोई नहीं एक्सेप्ट गिविंग आउट अ प्रेस ब्रीफ। 11:30 बजे हमारे जब स्पोक्स पर्सन आए तब उन्होंने बताया यार ये फेक इमेजेस हैं, पुरानी इमेजेस डाल के कर रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिलिट्री सक्सेस मस्ट बी रीइंफोर्स्ड विद नैरेटिव वॉरफेयर। तो नैरेटिव वॉरफेयर वो डोमिनेट कर रहे थे। उनके मिनिस्टर्स 25 इंटरव्यू दे चुके हैं, 3 मिनिस्टर और भुट्टो जरदारी, ये कुल मिलकर 25 वेस्टर्न मीडिया को दे चुके हैं। इनके केयरफुली कल्टिवेटेड एसेट्स हैं वेस्टर्न मीडिया में। इनको अल जजीरा में इनको 7x टाइम मिला टेलीविजन पर, जैसे फेस टाइम विज़ावी इंडिया। CNN में, BBC में। इनके लॉबिस्ट हैं वॉशिंगटन DC में, लंदन में, जेनेवा में, एकेडेमिया, थिंक टैंक्स, इन सब से इन्होंने NGOs, इन सब में इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है। और इनकी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थी, इसको चाइना इज लाइक कंटिन्यूसली बूस्टिंग। उनके CGTN, वेबो, वीचैट, ये सब उनके मीडिया और सोशल मीडिया नेटवर्क्स उसको बूस्ट कर रहे हैं। 12,000 बॉट लगे थे इसको बढ़ाने में। तो सोशल मीडिया में आपको समझना पड़ेगा, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स प्रायोरिटाइज एंगेजमेंट ओवर एक्यूरेसी। सो जो उनको स्टोरी डाल दो, और जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है बहुत होता है। सो पाकिस्तान को इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज, दबादब झूठ बोले चलो और सोशल मीडिया और मीडिया और चाइनीज़ और सबसे एम्पलीफाई करते चलो। और जो आपके दोस्त हैं इंटरनेशनल अपने कल्टीवेट किए हैं मीडिया में, NGOs, और ये सबसे बढ़ाते रहो लॉबिस्ट से। वो राइट है सर। लेकिन जैसे आपने बताया कि अपने जो ट्विटर फ्रेंडली प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने सबसे पहले ट्विटर पर डाला कि ही मीडिएटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर सीज फायर। लेकिन दूसरी तरफ वही US है जो उसको मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है इमीडिएट, मतलब उसी दौरान, उसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। ये क्या मतलब, ये दोहरी क्या? US बड़ी, मैं तो इसमें एक्चुअली अमेरिका में था जब ये हुआ। तो किसी ने मेरे से पूछा भाई कि अमेरिका का क्या पोजीशन है। तो मैंने कहा यार कौन से अमेरिका की बात कर रहे हैं? अमेरिका तो अलग अलग वॉइसेस में बोल रहा है। आपके पीट हेग्सेट हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, करेक्ट, फॉर्मर सोल्जर, ही नोज यार दीज गाइज आर रोग्स, स्काउंड्रल्स, मरवा देते हैं अपने लोगों को। हाँ, ठीक है ना। So he says he offers strong support to India. मार्को रूबियो साहब डिप्लोमेट हैं, तो वो पब्लिक में, प्राइवेट में जब आप बात करेंगे तो he'll tell you, look, we understand your position, but ठीक है ना, and we understand why you're doing what you're doing, but we will go publicly and advise restraint. तो publicly बहुत सारे देश जो दोनों के दोस्त हैं, सऊदी, UAE, वो भी they all advise restraint, ठीक है ना। सो और फाइनली जब DGM ने कॉल किया तभी हमने ये किया। सो US का अगर देखेंगे तो उनके 4 थे। पीट हेग्सेट ने सपोर्ट किया, मार्को रूबियो बोल रहे हैं रेस्ट्रेंट करो। उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वैंस, उनकी वाइफ है उषा वैंस, शी इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो JD वैंस ने बोला भाई दिस नन ऑफ आवर बिजनेस, वी डू नॉट हैव अ डॉग इन दिस फाइट। आपने सुना होगा। और ट्रंप साहब ने तो सबसे जल्दी ट्विटर पर और ट्रुथ सोशल पर कि भाई हमने मीडिएट किया है सीज फायर, ठीक है ना। सो अलग अलग आवाज़ों में सुनाई दे रही थी US से। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है सर, जैसे US क्या करता है कि जैसे अरब को भी सपोर्ट करता है डिफेंस में, लेकिन जो हाई एंड उसके इक्विपमेंट्स है ही सप्लाइज टू इजराइल, ताकि इजराइल का डोमिनेंस बना रहे उसमें और US की इकॉनमी चलती रहे। ये तो इसका मकसद नहीं है करने का US का ऐसे कुछ? सर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और ये थोड़ी मेरी पे ग्रेड से ऊपर की सवाल है, बट लेकिन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का अपना अपना रहता है। US इज़ अ कंट्री जहाँ लॉबिंग वगैरह लीगल है और बहुत इंटेंस लॉबिंग होती है। डिफेंस इंडस्ट्री को अलाइव रखना है। मिलिट्री अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इसराइल में चल रहा है,
इनका इजराइल अरब न्यूएंस बहुत अलग है। ट्रम्प थोड़े नाराज चल रहे हैं आजकल इजराइल से, इनफैक्ट सऊदी से, और उनकी दोस्ती हो रखी है, ईरान से भी वही सऊदी से अचानक से दोस्ती हुई है सर, अगर आप देखो। नहीं, पिछली बार भी जब पहली बार गए थे तो बोल रहे हैं कि भाई आप 500-600 बिलियन इन्वेस्ट करो, कतार ने उनको प्लेन गिफ्ट किया है। सो अच्छा, यू नो, इफ यू सी ट्रम्प, ही लाइक्स, यू नो, द पीपल हु कैन टेक डिसीजंस। उनको यूरोप अच्छा नहीं लगता है, कहता है यार पूरे यूरोपियन यूनियन 30 देश से, यू नो, डिसीजन लेना पड़ता है। उनको चाहिए यार कि MBS, MBZ वो लोग डायरेक्टली ले लेते हैं डिसीजंस, ठीक है ना। इवन सीरिया वाले से वो तुरंत तैयार हो गए मिलने के लिए। एंड गिव क्रेडिट टू ट्रम्प वेर इट इज ड्यू, कि मतलब अगर बाकी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन होता तो कई साल लग जाते सीरिया पर सैंक्शंस लिफ्ट करने में। नॉर्थ कोरिया में भी गए ना ट्रम्प, अभी पिछली बार गए थे। पिछली बार गए थे, किम जोंग उन से भी उनकी बोल रहे थे दोस्ती है, फिर वो कुछ हुआ नहीं खास, लेकिन यू नो, लेकिन थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया था नॉर्थ कोरिया ने टेस्टिंग वगैरह। सो ट्रम्प वैसे कई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, कई जगह चलता है, कई जगह नहीं चलता है, बट यू नो ही इज़ नॉट अ पर्सन फॉर, यू नो, लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशंस। वो डील चाहिए। बट सर इसी दौरान जब ये चीज़ें हो रही थी तो आपने देखा भी, बिकॉज यू आर इन दैट एडवाइजरी दिस थिंग बिजनेस, बहुत सारे कॉर्पोरेट ना दे गॉट एंग्शियस अबाउट देयर बिजनेसेस इन इंडिया। एंड उनका सबसे पहला सवाल क्या, अप्रोचेबल क्या है कि कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के जो लीडर्स हैं उनके पास जाते हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। एंड ठीक है, ट्रैवल बैन हो गए थे बिकॉज आपका एयर स्पेस बैन हो गया था, आप रीरूटिंग कर रहे थे मुंबई से या दूसरे अपने एयरपोर्ट से। इस कंडीशंस में, अगर ऐसी कंडीशंस है, दो इट इज़ वेरी कंट्रोल्ड थिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ द इंडिया, बट फिर भी जो भी क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द न्यूज़ में जैसे तरीके से स्पेकुलेट हो रही थी चीज़ें, भी अब लाहौर में घुस गया, ये कर दिया, वो करके, उसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी लीडरशिप में और उस सब में। तो व्हाट इज़ योर सजेशंस एज अ रिस्क एडवाइजर? पहले चीज़ ये देखिए कि कोई चीज़ जो टेलीविजन पर बार बार दिखाई जाती है, मीडिया में बार बार आता है, ठीक है ना, तो लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हो या नहीं हो। करेक्ट। तो बिजनेसेस सोचने लग गए यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं था। तो एज ए लीडर ये हमें परसेप्शन ट्रैप पे नहीं पड़ना है। वी हैव टू बी श्योर, देखना है कि किस चीज़ का असर पड़ रहा है। करेक्ट। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शंस। यहाँ नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, यू नो, अगर आप लेंगे कश्मीर ले लेंगे, जम्मू लद्दाख, ठीक है ना, पंजाब हरियाणा हिमाचल, ठीक है ना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान आप ले लेंगे, सम बॉर्डर एरियाज ऑफ गुजरात। तो ये एरियाज हैं जो 100-200 किलोमीटर इनको इम्पैक्ट करता है। अगर आप बॉम्बे में है या बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, तो it doesn't impact you really, and most of our wealth is located here, most of our industries, financial capital मुंबई में है, data centers वहाँ है, पोर्ट आपका वहाँ है, सारा IT आपका बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और इसमें पड़ा हुआ है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में है। सो आपके मेन कमर्शियल सेंटर्स नहीं इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो ये बताना अपने बिजनेस को बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो बॉर्डर एरियाज में है उसमें यू नो यू विल हैव स्कूल्स विल बी शट, सप्लाई चेन्स अगर वहाँ से गुजर रहे हैं तो उसका होगा, लेबर आपका नहीं टर्न अप करेगा, एयर स्पेस शट हो जाता है, फ्लाइट्स को ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा फ्यूल लगेगा। तो ऐसे कर करके बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे, बट दे विल बी वेरी लोकलाइज्ड। आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, टेम्परेरी ब्लैकआउट्स हों, इंटरनेट, सोशल मीडिया कोई वो कंट्रोल करना पड़े। सो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़, बट दे विल बी, देयर इम्पैक्ट विल बी लार्जली लोकलाइज्ड। बट ये जो लगातार 24/7 मीडिया, इंटेंस मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया कवरेज, मिस इन्फॉर्मेशन, इसका बड़ा एम्प्लॉयज़ के ऊपर साइकोलॉजिकल असर होता है। तो इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मेरी कंपनी यू नो हमारे पास एनालिस्ट हैं जो कि फैक्ट चेक करते हैं, जो कि एडवाइस करते हैं लार्ज कॉरपोरेशंस को। तो दे कम अंडर इंटेंस प्रेशर, देखो इतना मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा होता है पूरी दुनिया से घूम के, पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन डाल दिया, वो चाइना से एम्पलीफाई हो रहा है, इंडोनेशिया से कहीं घूम के आ रहा है, मलेशिया। सो you can find this intense misinformation environment puts a lot of pressure on people. Yeah, absolutely. So थोड़ा सतर्क रहना, थोड़ा, और हमारे कॉर्पोरेट्स भी, हमारे जो कस्टमर्स थे वो भी काफ़ी प्रेशर में थे। So इन सब चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा एज ए लीडर। एब्सोल्युटली सर। बट इसमें एक और जो थोड़ी सी परेशान करने वाली बात थी बिजनेसेस के लिए, बिकॉज जिनके जो ट्रैवल्स थे, जो एक्सपर्ट्स उनके आ रहे थे, एक दो तरीके के थे। एक एक्सपर्ट जो इंडिया में रह रहे थे, दूसरे एक्सपर्ट से जो बाहर से जो ट्रैवल, जिनका ऑलरेडी प्लान है, सब कुछ है, उसमें भी थोड़ा सा लोगों को एक एंक्शियसनेस थी बिजनेस को। समझाना उनको बहुत ज़रूरी है कि लोग, भारत एक महाद्वीप की तरह है, इसको एक आप छोटे कंट्री की तरह नहीं समझे। यहाँ एक स्टेट उत्तर प्रदेश ब्राज़ील के बराबर होता है, ठीक है ना।
बिहार मैक्सिको के बराबर हो जाता है। तो इतने बड़े बड़े राज्य और देश हैं। सो यू कैन टेल देम दैट ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो बॉर्डर एरिया है, मैप दिखा दीजिए, वहाँ पर 100-200 किलोमीटर के अंदर में है, वहाँ लोकलाइज्ड असर होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कभी चाइना के साथ कुछ टेंशन हुआ या कुछ खुराफात किया चाइना ने, तो वहाँ असर हो सकता है, लद्दाख में हो सकता है। इधर नहीं है मतलब असर, तो वो उनको बताना पड़ेगा कि एयर स्पेस उधर शट हुए हैं, इधर नहीं हुए हैं। सो दुबई से आपका जहाज बम्बई आ रहा है तो आ रहा है, करेक्ट, आपका बैंगलोर आ रहा है, अगर लंदन से जहाज तो आ रहा है, कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर दिल्ली जाना है थोड़ा घूम के जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जाएगा, थोड़ा टाइम इंक्रीज हो जाएगा, इतने डिफरेंस होगा ज़्यादा। सो और नॉन एसेंशियल ट्रैवल, बट अगर आप देखेंगे तो इट्स ए साइकोलॉजिकल थिंग, खाली कश्मीर में ट्रैवल नहीं बंद हो जाता है, गोवा वगैरह में ट्रैवल कम हो गया था। क्यों? क्योंकि लोग रिस्क अवर्स हो जाते हैं, फैमिलीज ट्रैवल करना बंद कर देती हैं। So these are kind of this human mind is very complex. So जो चीज़ें हम देखेंगे बार बार लगेगा सबसे इम्पोर्टेंट वही है, हो या ना हो। करेक्ट। सो सर जैसे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, जैसे ट्रिगर होते हैं, जैसे फर्स्ट ट्रिगर था कि इंडिया जो है वो एक एक्सरसाइज करेगा, ड्रिल करेगा, है ना, मॉक ड्रिल करेगा। फर्स्ट अभी किसी को कोई क्लियरिटी नहीं है उस चीज़ को लेके, इवन के जो पुलिस है या एनडीआरएफ जो लोग हैं जिनको एक्चुअली करनी है, उनको भी कोई क्लैरिटी नहीं करना क्या है, एंड ऊपर से जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इस कंडीशंस में जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं या जो रिस्क प्रोफेशनल है या जो एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्या करना चाहिए? व्हाट दे हैव सी वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स अबाउट आई हैव सीन सिक्योरिटी बीसीपी प्रोफेशनल्स, ये लोग बड़े एजाइल होते हैं, ये लोग अडाप्ट कर लेते हैं। कोविड हो गया, ठीक है ना, पूरी दुनिया 24 घंटे में पूरी एवरीबडी बिकेम वर्क फ्रॉम होम, और लोगों ने कर लिया यार, नया तरीका निकाल लिया। सो नए सिचुएशंस आते रहेंगे। देयर इज़ अ चैलेंज विच हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन अस बाय पाकिस्तान, हमें इसका सोल्यूशंस निकालना पड़ेगा। इट बिकम अ फैक्ट ऑफ लाइफ, इट्स बिकम वे ऑफ लाइफ। मॉक ड्रिल्स अगर आप बॉर्डर एरियाज़ में हैं आपको करना पड़ेगा, ब्लैकआउट्स की तैयारी करनी पड़ेगी। सो गवर्नमेंट के समय में भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ डिसेप्शन भी, स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन भी करनी होती है। जिस दिन हमें ड्रिल करना था उस रात में ऑप्शन दूर हो गया। क्योंकि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ सर, अगर मेरे को आज भी याद है जब मेरे अंकल मेरे को बताते थे, जब 1971 के टाइम पे आई थिंक लास्ट ड्रिल हुई थी, उस टाइम पे ना सभी जो गाँव थे या जो सिटीज़ थी, जो स्कूल थे, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट थे, उसके चारों तरफ ट्रेंचेस खुदवाई गई थी, और उस टाइम उनको बताया जाता था कि भाई अगर ये ऐसा होता है तो आपको ये एक्शन लेना, आपको कूद जाना है, ऐसे छुप जाना अपने घर की। बट अगर आज की तारीख में देखो, आज नंबर 1 तो आपको वो चीज़ें अवेलेबल, मतलब वो उस लेवल में हमने सोचा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है सर अभी, तो आपको ब्लैकआउट करने की जरूरत नहीं है। यू आर सिटिंग हियर, आपका मोबाइल नेटवर्क सब कुछ है, आपका एक क्या बोलते हैं, एक मॉल या जो भी आप एक इन्फॉर्मर बैठा है, ही जस्ट नीड टू ओपन हिज लोकेशन, सिंपल। समय बदलना पड़ेगा। देखिए, वॉर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज एक बड़े पढ़े लिखे जर्मन थे, उन्होंने बताया था। सो ज़माना बदल गया है, अब वो बड़े मनोवर वॉरफेयर्स एंड आके सिविलियन टारगेट्स को हिट करना वो नहीं है। देखिए, अगर देखा होगा आपने, बड़ी प्रिसाइज कैलिब्रेशन की थी दोनों साइड से, एस्केलेशन डोमिनेंस की कोशिश थी। पाकिस्तान ने एक एक्टिविटी किया, इंडिया ने प्रिसाइज टारगेट अटैक किया, उन्होंने एस्केलेट किया, हमने किया। एवरीबडी वांट्स टू कंट्रोल दैट एस्केलेशन बिफोर इट रीचेज अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, एंड सो और बॉर्डर एरियाज में ऑब्वियसली द इम्पैक्ट विल बी मच मोर, द हिंटरलैंड विल बी मच लेसर। तो हमारा ये टेंशन चलता रहेगा। अब क्या होगा कि ज़्यादा लड़ाई मिसाइल वगैरह से होगी। स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान का 300-400 किलोमीटर है, तो हमारे मिसाइल्स उनके वेस्टर्न बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं, तो पूरा कंट्री कवर हो जाएगा। भारत अपने एयर बेसिस को मूव कर सकता है, हिंटरलैंड में अपने जहाज़ों को मूव कर सकता है, अदर थिंग। सो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का हमारे पास एडवांटेजेस है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि हमारी जो कंट्री की ये है, हमारे और भी पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के हैं। चाइना विल रिमेन आवर प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी इन द फोर्सेबल फ्यूचर, अगले 30-50 साल। पाकिस्तान इज बिकमिंग मोर एंड मोर ऑफ ए नॉन एंटिटी, इट इज़ मोर ऑफ ए न्यूसेंस वैल्यू। तो हमारा फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ, अपने जो 5% पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उसको ऊपर लाना, लोगों के लिए ग्रोथ क्रिएट करना, इकोनॉमी बढ़ाना 6 से 8%। हम ऑलरेडी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं, 3rd लार्जेस्ट हो जाएंगे 2-3 साल में। सो कैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ा सकते हैं, कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं, तो हमारा फोकस उस पर रहेगा। लेकिन साथ ही साथ मेड इन इंडिया, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, इस पर बड़ा फोकस पड़ेगा। आप देखेंगे कोई भी क्राइसिस से ना फायदे भी होते हैं। करेक्ट। देखिए होगा 307 गन के ऑर्डर तुरंत मिल गए, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गई है, प्राइवेटाइजेशन आ गया, हाँ, टाइमलाइन शुरू हो गए, HAL की मोनोपोली खत्म कर दी गई है, बड़ी स्पीड से ओवर ड्राइव में है अभी। लेकिन आई थिंक इसमें बेस्ट थिंग जो है, जो अपने एडमिरल साहब ने जो वो किया है, क्या नाम है, एयर के जो कमांडर साहब हैं, उन्होंने जो बोला है कि बिकॉज टाइमलाइन के ऊपर जो उन्होंने क्वेश्चन किया है,
इनडायरेक्टली HAL को। सो पहली बार आपने देखा होगा कि मैंने एयर चीफ मार्शल, नेवी के नौसेना अध्यक्ष, करेक्ट, हमारे वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमण्य साहब, तो ये सारे आके CIA को एड्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं दे आर एक्सॉर्टिंग द डिफेंस इंडस्ट्री, यू नो दे आर टेलिंग प्राइवेट इंडस्ट्री राइज टू द ओकेजन, और टाइम हैज कम। अब देखिएगा दुनिया से डिफेंस के भारत के मेड इन इंडिया वेपन्स के ऑर्डर, हाँ, आर्मीनिया ने हमारे पिनाका रॉकेट्स खरीदे, हमारे गन्स खरीद रहे हैं, वो लॉन्ग रेंज RT गन्स खरीद रहे हैं, फिलीपींस ने आपका ब्रह्मोस मिसाइल ले लिया था, अभी वियतनाम आपके ऑर्डर कर रहा है, और पूरी एकदम डिफेंस एक्सपोर्ट्स विल लाइक बूम, इट विल बिकम अबाउट $5-6 billion in 4-5 years. Right. Lot of young entrepreneurs will come. तो इंडिया के entrepreneurs बड़े जोरदार होते हैं। सॉरी, अब देखिए जोश में ये होता है कि एक्सपीरियंस के साथ जोश भी रखना, होश भी रखना होता है, तो इसलिए। सर, जैसे आपने इनिशियल उसमें बताया था कि जब 2014 के बाद मोदी आए तो उन्होंने बड़े हार्ड डिसीजंस लेने, डिसाइसिव इज अ डिसाइसिव लीडर काइंड ऑफ थिंग, बट लेट्स से आफ्टर 5 years डाउन द लाइन अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, व्हाट डू यू थिंक इट विल बी, यू नो, ऑन दी। अभी तो मोदी साहब कहीं नहीं जा रहे हैं तो ठीक है, उन्होंने तो कोई ऐसा इंडिकेशन दिया नहीं है कि वो रिटायरमेंट मोड में है। नो, बट इंडिया हैज ऑलवेज हैड ग्रेट लीडर्स, यू नो, अगर आप देखेंगे तो सब ने अपने तरीके से, नेहरू जी ने, मिसेस गांधी 1971 वार ग्रेट मोमेंट ऑफ ग्लोरी, नरसिम्हा राव, उन्होंने पूरे देश की शक्ल बदली कर दी, शास्त्री जी वॉज अ डिसाइसिव लीडर, ठीक है ना, तो हमारे तो बड़े टॉल लीडर्स रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, यू नो, केयरटेकर गवर्नमेंट ले रहे थे, उसमें उन्होंने, यू नो, ऑप विजय में ही लेड नेशन टू विक्ट्री, सो बड़े अपने सब रहे, मनमोहन सिंह जी ने अपने तरीके से किया, न्यूक्लियर डील, ठीक है ना, सो एवरीबडी हैज बीन, और अब हम नक्सल के खिलाफ भी लड़ाई ऑलमोस्ट फाइनल फेज में पहुंच गई है, तो आई थिंक ऑल द लीडर्स हैव डन वेल, एंड आई एम काइंड ऑफ, इट्स नॉट दैट ओनली दिस गवर्नमेंट हैज डन वेल, और आगे वाले भी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी से तगड़े लीडर्स आएंगे देश में, देश में लोगों की 1.4 बिलियन पीपल है, लोगों की कमी है, देख रहे हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, यंग लीडर्स आ रहे हैं, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, करेक्ट, ठीक है ना, तो होपफुली विल बी ए ग्रेट नेशन यार। आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका जो जनरेशन है यार, हम लोग तो फिर भी पॉवर्टी में हैं, हमारे पिताजी लोग गुलाम इंडिया में पैदा हुए थे, हम लोग तो वी स्टिल काइंड ऑफ, यू नो, जब बजाज के लिए, स्कूटर के लिए, चेतक के लिए 10 साल लगता था, यू आर बॉर्न इन अ पोस्ट काइंड ऑफ लिबरलाइज्ड इंडिया, और यंग जनरेशन है, दे आर नॉट एनकम्बर्ड बाय द लिमिटेशंस ऑफ द पास्ट, दे एनविजन एन इंडिया विच विल बी द विश्व गुरु, द वर्ल्ड लीडर। सो 3500 BC से 1700 AD तक 5200 साल तो वी वर ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल GDP। सो ये डिजिटल रिवोल्यूशन आ गया है, AI रिवोल्यूशन आ गया है, हमारे यंग टैलेंटेड लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डायस्पोरा है जो दुनिया में, देखिए सब टॉप कंपनीज अमेरिका के, यू नो, MNCs, टॉप टेक कंपनीज, इंडियन लीडर्स हैं, टॉप फाइनेंस कंपनीज वर्ल्ड बैंक में। सो हमारा समय आ गया है, सो फ्यूचर ब्राइट है, मुझे लग रहा है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, बट जैसे आपने बोला कि टेक में भारत बहुत आगे है, और आपने इससे पहले एक बात बोली थी कि इंफॉर्मेशन वारफेयर, और जब भी हम इंफॉर्मेशन वारफेयर की बात करें, आपने कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं उसका अपर एज है, सो व्हाट इज योर टेक ऑन व्हाई इंडिया इज लैकिंग ऑन दैट? 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। नंबर 1 कि द मिलिट्री और टैक्टिकल सक्सेस और इवन स्ट्रेटजी मस्ट बी रीइंफोर्स्ड बाय नैरेटिव वॉरफेयर। 2 चीज़ें मीडिया की समझनी पड़ेगी। एक तो मीडिया कंटिन्यूसली विल प्रायोरिटाइज स्पीड ओवर एक्यूरेसी, 24/7 मीडिया है, करेक्ट, इनको स्टोरी चाहिए, और वेस्टर्न मीडिया में बड़ी कंपटीशन है। सो ये स्टोरी जो इनको मिल जाएगी, तो आपको यू हैव टू स्ट्राइक एंड टेल देम द करेक्ट स्टोरी, नहीं तो गलत स्टोरी चली जाएगी। फिर दूसरी, सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स इस तरीके से बने हैं कि वो अगेन एंगेजमेंट जिसकी ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ना, दैट बिकम्स इनसरमाउंटेबल, तो यू हैव टू बी वेरी एजाइल। सो वी हैव टू हैव इंटीग्रेटेड अप्रोच, और डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए रहता है कि हम झूठ नहीं बोल सकते पाकिस्तान की तरह। सो वी हैव टू बिल्ड दोज स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस वेयर द मोमेंट समथिंग हैपेंस, इंफॉर्मेशन, यू नो, apparatus, the information campaign is the crisis communication. That's a very whole part of our, you know, of any future operations. उसमें हमें resources देने पड़ेंगे, उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 24/7 spokesperson, और the brilliant spokespersons in military. I know, मेरे आसपास के लोग हैं, you know, they are brilliant spokespersons. Get them out quickly. Get your narrative fast. If you don't, then पाकिस्तान की misinformation होगी, चीनी अपने CGTN, वेबो, वी चैट से उसको एम्पलीफाई करेंगे। एंड तीसरा ये है कि वी हैव टू बी काइंड ऑफ बी लिटिल मोर जेंटल विथ मीडिया, वेस्टर्न मीडिया। हम बड़े, यू नो,
वेस्टर्न मीडिया को हमने ठीक से कल्टिवेट नहीं किया है। डू यू थिंक दैट हमारे जो एम्बेसडर बैठे हैं फॉरेन में, बिकॉज दे आर द पर्सन हु आर द फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन विद द वेस्टर्न मीडिया एंड ऑल, तो वो दे कैन प्ले गुड रोल काइंड ऑफ, दे हैव टू डू अ बेटर जॉब, यू नो। सो देयर हैव बीन एम्बेसडर्स, लेट्स से यूएस में कुछ एम्बेसडर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ ने उतना अच्छा काम नहीं किया है। नाउ आई डोंट वांट टू बी क्रिटिकल ऑफ एनीवन, राइट, ठीक है ना। सो हमारे एम्बेसडर्स को इंस्टेड ऑफ लुकिंग आफ्टर आवर, यू नो, foreign secretaries and foreign ministers who go, they have to kind of do their job. We have to get our story यार। उनको समझ में नहीं आ रहा है, मार्को रूबियो को, ट्रंप को, कि भारत की क्या और पाकिस्तान की वीजा भी क्या पोजीशन है, कि ये चीजें बायलैटरली सेटल करनी है, क्या ये मीडिएशन की बात कर रहे हैं, क्या ये न्यूट्रल वे नहीं। सो वी हैव टू गेट आवर स्टोरी आउट। तो अभी अच्छा किया है मोदी जी ने, इन्होंने ऑल पार्टी लीडर्स भेजे। मान लीजिए डेलीगेशन जो अमेरिका गया है, एक कंट्री है जिसको मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो 5 देश में जा रहे हैं, तो इसमें 7 मेंबर है, आई थिंक 5 पार्टी के हैं, करेक्ट, पूरे भारत के 4 रीजन्स के हैं, 4 रिलीजन के लोग हैं उसमें। और क्या बढ़िया काम कर रहे हैं। शशि थरूर, सुप्रिया सुले जी वहाँ हैं, हर अलग अलग पार्टी के हैं। आपने देखा होगा ये जो डेलीगेशन गल्फ में गया है, क्या बढ़िया काम कर रहे हैं। ओवैसी साहब थे वहाँ, तो सब ऑल ऑफ देम आर डूइंग ग्रेट जॉब। आई थिंक इट्स गुड दैट दी पीपल हैव रिजन ओवर द पेटी डिफरेंसेस एंड आर टुगेदर इन डिफेंस ऑफ नेशन। एब्सोल्युटली। और डायस्पोरा को भी ये स्टोरी बतानी पड़ेगी, बिकॉज डायस्पोरा इज आवर ब्रिज विद दोस कंट्रीज। तो हमें अपनी स्टोरी बतानी पड़ेगी, तभी ये पाकिस्तान की झूठ और यू नो ऑल द ब्लफ विल हैव टू कॉल देम। एब्सोल्युटली, इट्स नॉट वर्थ आवर while to waste time on Pakistan. We have to focus on our economy. We have to be concerned about China. So you know that remains the. तो देखिए, we don't have to take our eyes off. उसी तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले भी खाली इंडिया पाकिस्तान पर फंस गए यार। बहुत बाकी प्रॉब्लम भी है, यू नो, इनसाइडर थ्रेट्स नहीं गए हैं, साइबर थ्रेट्स है ही हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क बाकी हैं, सप्लाई चेन इश्यूज हैं, क्लाइमेट रिस्क हैं। करेक्ट। The impact of extreme weather events is exacerbated by poor urban infrastructure. बैंगलोर में बारिश होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो बाढ़ आ जाता है। बॉम्बे में भी यही होता है, डिट्टो चेन्नई, हैदराबाद। सो बहुत सारे भी कंसर्न्स हैं। हमें एज कॉर्पोरेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, एज सिटीजन सिटीजन्स, वी हैव टू टेक अ मोर होलिस्टिक व्यू। बाकी थ्रेट नहीं गए हैं। एक चीज आप बार बार देखते रहिएगा तो ऐसा नहीं है। एक चीज पे अगर फोकस रहेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही लगती है। और तो सही एडवाइस देना है। बिजनेस लीडर्स जो है ना, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, रिस्क प्रोफेशनल्स, हमारे ऊपर देख रहे हैं कि हम कैसे उनको मदद करें, सही एडवाइस दें। हाउ डू वी हेल्प आवर बिजनेसेस नेविगेट थ्रू दिस चॉपी वाटर्स, थ्रू अनसर्टेन टाइम्स। करेक्ट। You know, how do we kind of make the business profitable, mitigate risks to acceptable levels without wasting too much time, resources, money? Okay. So सर, अब जैसे कि अनाउंस भी किया है गवर्नमेंट ने कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, इट्स ऑन होल्ड काइंड ऑफ थिंग। व्हाट इसका मतलब क्या है सर? So मोदी जी ने बताया है कि दिस इज आवर पॉलिसी। अब हम डिस्टिंक्शन नहीं ज़्यादा करेंगे कि ये टेररिस्ट है और टेररिस्ट का स्पॉन्सर कौन देश उसको मदद कर रहा है। अगर आप टेरर अटैक करेंगे तो हम आपको ठोकेंगे। ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, सिंदूर है, मतलब चल रहा है। सो हम आप अटैक करेंगे, आप टेररिस्ट स्ट्राइक करेंगे, हम टेररिस्ट को ठोकेंगे, ठीक है ना। राइट। पहली बार हमने एलसी के बाहर जाके ठोका, अगली बार आईबी के बाहर ठोका, तीसरी बार पाकिस्तान में ठोका, चौथी बार आप करके देखिए। फिर पाकिस्तान रहे ना रहे पता नहीं चौथी बार में पता नहीं। अब तो सी क्या होता है कि यू नो, हम पाकिस्तान, अनस्टेबल पाकिस्तान हमारे इंटरेस्ट में भी नहीं है। अब पाकिस्तान 4 भाग में टूट जाएगा तो हमें क्या, अभी एक और प्रॉब्लम हमारे खड़ी हो जाएगी यार। सो नो कंट्री वांट्स पाकिस्तान टू गो अंडर, ठीक है ना। हम खुद नहीं चाहते हैं, बट अगेन दे हैव टू काइंड ऑफ। अब ठीक है, मिलिट्री वाले अब आप बहुत अनपॉपुलर थे, पॉपुलर हो गए, तो प्लीज़ अब अपना काम देखिए। अपने देश, आपकी भी बहुत जनता है, हमारे ही भाई बंधु हैं, उनको फील्ड मार्शल बनना था, वो बन गए हैं। अब बन गए सब कुछ। अब यार आप इकोनॉमी को कंट्रोल कीजिए, अपने बलोच लिबरेशन आर्मी, टीटीपी, अपनी प्रॉब्लम्स को देखिए यार भाई, अपने गिरेबान में झांकिए। ये बड़े भाई से बार बार लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। करेक्ट, सही बात है। नहीं सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, जो आपने जो एकदम क्लियर थॉट्स दिए हैं बेसिकली फॉर द कॉर्पोरेट्स, कि उनको दे डू नॉट वांट टू बी over conscious kind of on these aspects, because the experts said they are doing their jobs, and I think we should be focusing on our job, that is the business, and advising the business. And business also should not be getting anxious and worried about why this is happening. There will be no direct impact on the business. हाँ, जो आपने बताया कि ठीक है, जो सप्लाई चेन है कुछ है, उस पर थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, बट ओवरऑल बिजनेस पे नहीं। कल एक सीईओ ने बहुत अच्छी बात बताई थी, आपने देखा था जहाँ? जी। वेरी वेरी स्मार्ट पर्सन, शी सेड, you know,
वी वांट यू टू सक्सीड, बिकॉज आप लोग कॉर्पोरेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल, सिक्स प्रोफेशनल, आप जॉब अच्छे से करेंगे तो हम सेफ रहेंगे, Absolutely. हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, हमारा देश विकसित होगा. Absolutely. So I think she was very very right when she said that. तो सर अगर लास्ट में इफ आई मे आस्क यू कि वन लाइनर विच यू वांटेड टू एडवाइस टू द कॉर्पोरेट एंड द कॉर्पोरेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, वो क्या रहेगी इस पूरे सिनेरियो को या इसको? So हम तो ये बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट वर्थ आवर वाइल टू वेस्ट टाइम इन पाकिस्तान. इंडिया हैज़ टू look at future. How do we grow our economy? How do we create more employment? How do we skill our people? How do we prepare our nation for entering the information age? How do we kind of build on our initial successes in digital public infrastructure? How do we become the Vishwaguru? How from 3500 BC to 1700 AD 52 साल जो हम ग्लोबल लीडर थे, तो वापस कैसे विश्वगुरु बने? So हमें अपना ध्यान वहाँ लेना है. We have a job to do. Corporate security leaders have a job to advise their business leaders and to help navigate business through choppy waters. So we must give the correct advice without sensationalizing, without being distracted by the noise in the environment, and the business which is advice which is relevant to our business. Sure. So we will be doing great service if we can help our companies grow, if we can keep our companies, people, assets safe, and if we help our nation grow. Sure, sir. Thank you. On that note, I think that is the best advice which I think all the corporates and corporate professionals should take. Thank you, sir. Thank you for your time, sparing this time and giving this beautiful your views thank you, on Ravi. this on this topic. It's been an absolute honor. Thank you. Thank you. I didn't know, and to your wife Aradhana, I think she gave us a beautiful lunch. I thought we had come for lunch. I wasn't expecting all this. No. So it's great. I think I didn't know this facet of your personality. So I will definitely follow the YouTube channel, and I'll tell all viewers to follow it. I think you're doing an amazing job, and it's good to see a lot of new independent voices coming out. India needs a million voices. We need our story to go out. Thank you, sir. So keep Thank up you. the amazing work, Honored. and to everyone else who is doing their own podcasts. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Jai Hind. Jai Hind.